हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 12वीं के यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत के अंतर्गत विद्युत आवेश और क्षेत्र से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम करेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कूलाम का नियम देखा था कि हमने क्या माना था, हमारे पास Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश थे जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे, r दूरी पर थे, और ये दोनों वायु निर्वात में स्थित थे। तो ये Q1 आवेश Q2 पर क्या लगा रहा था, बल लगा रहा था, और Q2 आवेश Q1 पर क्या लगा रहा था, बल लगा रहा था। तो हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग से मान निकाला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे क्या होता था, R स्क्वायर। अब यहाँ जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है नियतांक था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आया था K। मतलब K एक माध्यम जो जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर या मापन की पद्धति पर क्या निर्भर करता था। अब हम क्या करेंगे, उस परावैद्युतांक को ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, r दूरी पर हैं। यदि ये दोनों आवेश वायु या निर्वात में हैं तो उनके बीच कितना बल लगेगा। यदि उनका माध्यम बदल दिया जाए, मतलब अन्य माध्यम कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, उसी को हम देखते हैं। चलिए माना Q1 व Q2 परिमाण के दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 परिमाण के दो स्थिर बिंदु आवेश कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यदि उन आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो उनके बीच लगने वाला बल मान लेते कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। हमने कूलाम का व्युत्क्रम निकाला था, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे क्या आया था, R स्क्वायर। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1। अब दोस्तों अभी ये दोनों आवेश Q1 और Q2 कौन से माध्यम पर स्थित है, निर्वात या वायु पर। यदि हम इनका माध्यम बदल दें, यानी कि वायु निर्वात के अतिरिक्त और कोई माध्यम कर दें, तो उनके बीच लगने वाला बल के लिए देखते हैं। तो क्या, यदि हम यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। तो हम लिख लेते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है दोस्तों। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि हम उन दोनों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त और कोई अन्य माध्यम हो, तो यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो तो उनके बीच लगने वाला बल
तो उनके बीच कितना बल लग रहा है मान लेते हैं F1। कितना बल लग रहा है F1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन आएगा Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। समीकरण कितना हो गया 2। जहां हम क्या बोल सकते हैं एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन क्या है वायु की माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 भागित क्या कर देते 2, मतलब F बट्टे क्या हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा, F1 का मान क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे। अब देखिए हमने F1 का मान क्या निकाले हैं 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 से 1/4 कट जाएगा, Q1 से Q1, Q2 से Q2 और ये R से भी R कट जाएगा। अब हमारे बीच क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट बटे 1/एप्सिलॉन बचा। तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुणित एप्सिलॉन बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एक आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा देखिए यू ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन बटे क्या हो गया 1, तो F/F1 बराबर क्या आया, तो हम क्या लिख सकते हैं F/F1 बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या आया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों हमारा F/F1 बराबर आया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों ये एप्सिलॉन क्या कहलाता है, माध्यम की विद्युतशीलता है, हमने जो अन्य माध्यम माना था, और एप्सिलॉन नॉट क्या है बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं ये बटे के रूप में है, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, देखिए मैं यहाँ पर रफ कर ले रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब देखिए तो हमने क्या बोला कि ये हमारा एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता और विद्युतशीलता क्या है एप्सिलॉन, और वायु या निर्वात की वायु निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता इसे ER अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से व्यक्त करते हैं, K बड़ा रहेगा इसमें, K से व्यक्त करते हैं तो हमने क्या देखा यहाँ पे हमने एप्सिलॉन बटे क्या है एप्सिलॉन नॉट आया हमारा मान, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, एप्सिलॉन बटे क्या है एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने क्या बोला था माध्यम की विद्युतशीलता, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। तो इसका जो अनुपात आएगा वो क्या कहलाएगा सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं हम K बराबर क्या लिख सकते हैं E/F
ओ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम ई आर, एप्सिलॉन आर, क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर। ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, इसको हम दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं हम 4। तो हमारा क्या है, के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट आया। अब देखिए दोस्तों, अब यदि हम देखें समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो आप समीकरण 3 से क्या देखते हो, समीकरण 3 से क्या देखते हैं कि एफ बटे एफ वन बराबर है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हो, एफ बटे एफ वन लिख सकते हैं। समीकरण कितना हो गया, 5। अब हम इसकी क्या बनाते हैं, परिभाषा, किसकी, परावैद्युतांक की। देखिए तो परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक क्या कहलाएगी परिभाषा, परावैद्युतांक की परिभाषा देखते हैं। निर्वात, निर्वात या वायु में, या वायु में, वायु में एक निश्चित दूरी, निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और उसी माध्यम या और किसी माध्यम में स्थित, किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल, उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का बोल सकते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, कहते हैं कैसे, हमने क्या लिखा, के बराबर एफ बटे एफ वन, मतलब हमारे पास वायु और निर्वात में दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे पर क्या लगा रहा है, बल, वायु और निर्वात में। तो हमने लिखा वायु और निर्वात में एक निश्चित दूरी पर, मतलब उन आवेशों के बीच की दूरी एक निश्चित रहेगी, फिक्स रहेगी। तो माना था हमने कितनी दूरी पर है, 8 दूरी पर रखे दो आवेशों के, मतलब दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, एफ, लगने वाले बल। और अब हमने इन आवेशों को और अन्य माध्यम पर रख दिए, दूसरे माध्यम पर रख दिए, तो उनके बीच पे क्या लगेगा, बल, लेकिन उनकी जो दूरी होना चाहिए वो वही दूरी होना चाहिए जो वायु या निर्वात में थी। मतलब लगने वाले बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच, यानी उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला बल और उनकी जो दूरी है वही होना चाहिए, निश्चित दूरी होना चाहिए। मतलब जो वायु निर्वात में थी, मतलब जो पहले वायु निर्वात में दूरी थी वही दूरी अन्य किसी माध्यम पर भी होना चाहिए। तो जो अनुपात आएगा उसी को हम बोलेंगे परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। तो क्या परिभाषा बना सकते हैं, हमने लिखा था एफ बट्टे एफ वन। एफ कब आया था, जब वायु या निर्वात में दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित थे, उनके बीच कितना बल लग रहा था, एफ। और एफ वन कब आया था, हमने उनका क्या किए थे, माध्यम बदले थे, तो उनके बीच कितना बल लग रहा था, एफ वन बल लग रहा था। लेकिन दूरी वही है दोनों के लिए, माध्यम बदल दो चाहे ना बदलो, लेकिन दूरी फिक्स होना चाहिए, वही दूरी होनी चाहिए जो वायु निर्वात में, और जो माध्यम बदलने पर भी वही दूरी होना चाहिए। तो उसका जो अनुपात आएगा वो क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक। तो दोस्तों इस तरह से
परावैद्युतांक की परिभाषा और परावैद्युतांक को हमने परिभाषित किए। अब आगे देखते हैं, हम कूलाम का नियम सदिश रूप में करते हैं, तो चलिए उसको करते हैं। दोस्तों अब हम करते हैं कूलाम का नियम जो सदिश रूप में, उसका निरूपण करते हैं। दोस्तों हमने माना कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और क्या है Q2 है, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, R दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं, R दूरी पर। अब दोस्तों ये वायु या निर्वात में है, तो एक दूसरे पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो हमने उस बल का मान कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से किए थे। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसके लिए, माना Q1 व Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश, क्या लिख लेते हैं, दो बिंदु आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला अब देखो Q1 आवेश Q2 आवेश को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, और Q2 आवेश Q1 आवेश को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो लगने वाला बल का मान क्या आया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R² आया था। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो उनके बीच कितना बल लग रहा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। अब दोस्तों Q1 आवेश Q2 पर बल लगा रहा है, Q1 आवेश Q2 पर बल लगा रहा है, तो हम उसको सदिश रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, यदि Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल क्या हो, आरोपित बल F वेक्टर 2 1 मतलब Q1 आवेश Q2 पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो समीकरण 1 को सदिश रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर 2 1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, R² 2 1 इंटू हो जाएगा R21 इंटू R⁻²1। इसको हम पढ़ते हैं कैप, क्या पढ़ते हैं, कैप। तो ये जो R21 है ये एकांक सदिश है, जहां हम क्या बोल सकते हैं, जहां R21 कैप बराबर हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं जहां R⁻²1 बराबर है आवेश Q1 से आवेश Q2 की दूरी, Q2 के अनुदिश एकांक सदिश है। क्या बोल सकते हैं इसको, एकांक सदिश है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जहां R⁻²1 बराबर है आवेश Q1 से आवेश Q2 के अनुदिश एकांक सदिश है। अब देखिए दोस्तों, अब और जो R21 बराबर है, R21 बराबर क्या है, R
दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, जहां R21 बराबर क्या है, R है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब यदि दोस्तों इसको हम समीकरण कितना दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अब यदि समीकरण 2 में समीकरण 2 Q1 व Q2 मतलब ये Q1 और ये Q2 के किसी भी चिन्ह क्या बोल सकते हैं कि अपन ऐसा लिखते हैं, यदि ऐसा लिख लेते हैं, यदि Q1 व Q2 के चिन्ह समान हो तो Q1 व Q2 बड़ा होगा 0 से। मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि हम इसको अलग कर देते हैं, यदि Q1 व Q2 के चिन्ह समान हो, मतलब ये भी धन आवेश हो जाए और ये भी धन आवेश हो जाए। अब हम जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते, प्रतिकर्षित करते। मतलब यदि Q1 और Q2 दोनों सजातीय आवेश हो जाएं और दोनों के चिन्ह समान, या प्लस प्लस या माइनस माइनस, दोनों के चिन्ह समान हो जाएं, तो जो भी मान आएगा वो Q1 Q2 के मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। कैसे, ऋण 3 उड़ित ऋण 3, तो हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से। ऋण ऋण का धन 3, 3 3 का 9, 9 आंसर आया मान लिए, तो 9 बड़ा है किससे, 0 से। तो हम क्या कह सकते हैं कि Q1 Q2 बड़ा होगा किससे, 0 से। तब मान लो, तो उनके बीच हम जानते हैं कि जब दोनों के चिन्ह समान हो गए तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षित बल। मतलब यदि दोनों चिन्ह समान हो गए तो उनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षित बल लगेगा। मतलब एक दूसरे को वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब यहाँ हो जाएगा F21 वेक्टर और यहाँ हो जाएगा F12 वेक्टर। मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो तब उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षित बल होगा। प्रतिकर्षित क्या होगा, प्रतिकर्षित बल होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, प्रतिकर्षित बल होगा। तो हमें समझ में कैसे आया, यदि दोनों के चिन्ह समान हो जाए, दोनों धनावेश हो जाए या ऋणावेश हो जाए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब यदि Q1 व Q2 के चिन्ह विपरीत हों तो Q1 Q2 छोटा होगा किससे, 0 से। मतलब 0 बड़ा हो जाएगा Q1 और Q2 से। अब दोस्तों देखिए, मान लो ये Q1 आवेश और Q2 आवेश, अब ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे। तो हम जानते हैं कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब ये बल इसको खींचेगा और Q2 आवेश इसको खींचेगा। मतलब अब एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इनके बीच क्या बल लगेगा, F12 और F21 बल लगेगा। मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अब आकर्षित करेंगे। अब देखिए, तो इस स्थिति में उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। क्या होगा, आकर्षण बल होगा। हमने देखा कि धन धन आवेश हैं
तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि ऋण ऋण भी रहे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि एक विपरीत में हो जाए, मतलब एक धन हो जाए और एक ऋण हो जाए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब देखिए इसी तरह क्या हो जाएगा, आवेश कौन सा, Q2, ये Q2 क्या करेगा, इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो उसका सदिश निरूपण क्या होगा, Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल क्या होगा, F वेक्टर 12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा, R12 स्क्वायर। अब यहाँ पे एकांक सदिश रहेगा, क्या हो जाएगा, R⁴12। समीकरण कितना हो जाएगा हमारा, ये 3। अब देखिए दोस्तों, जहाँ हमारा R⁴12 क्या होगा, एकांक, तो क्या बोल सकते हैं हम, आवेश Q2 से आवेश Q1 के अनुदिश लिख देते हैं हम, जहाँ R⁴12 बराबर है आवेश Q2 से Q2 आवेश से लिख देते, Q2 आवेश Q1 के अनुदिश एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश है। अब देखिए जहाँ R12 बराबर क्या होगा, जहाँ R12 बराबर होगा R बराबर Q1 व Q2 के बीच की दूरी, मतलब जो R1 है, जो R12 है, वो क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब दोस्तों देखिए, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, कूलाम के नियम का महत्व देखते हैं। तो क्या, कूलाम के नियम का महत्व, तो क्या आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब चूंकि पहला पॉइंट देखते हैं, चूंकि R21 कैफ हो जाएगा, R⁴21 बराबर हो जाएगा माइनस R⁴12 बराबर माइनस R12, मतलब जो उनकी जो एकांक सदिश है वो विपरीत में है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम समीकरण, ये हमारा 3 था, हमने 2 क्या निकाले थे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। F21 वेक्टर बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे क्या था, R21 स्क्वायर इंटू R⁴21। ये हमारा समीकरण कितना था, 2 था। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 व 3 से देखिए, 2 हमारा ये है और 3 हमारा ये आया है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, F21 बराबर होगा माइनस F12, तो ये वेक्टर लग जाएगा। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं कि दोनों आवेश एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन विपरीत, मतलब एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ये Q1 आवेश इसको आकर्षित कर रहा है, मतलब इधर बल लग रहा है, और Q1 आवेश को क्या कर रहा है, इधर बल लगा रहा है, मतलब इसका बल इधर लग रहा है और इसको इधर लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे के क्या लग रहा है, विपरीत में। तो हम क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर 21 इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, प्लस F12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच दोनों आवेश एक दूसरे
दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा, F21 वेक्टर 21 बराबर माइनस F वेक्टर 12। अब हमने क्या देखा कि Q1 आवेश Q2 पर बल लगा रहा है, तो बल किधर लग रहा है, इधर बल लग रहा है, मतलब बल इधर लग रहा है, और Q2 आवेश इधर बल लगा रहा है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, लेकिन बराबर बल लगा रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। मतलब ये 5 न्यूटन लगाएगा तो ये भी -5 न्यूटन लगाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बराबर बल लगाते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाते हैं बस। अब इस तरह से ये कूलाम के नियम का सदिश रूप में निरूपण था। तो ये जो है न्यूटन के तृतीय नियम को क्या करते हैं, तृतीय नियम के अनुकूल है, मतलब तो क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, कूलाम के नियम की सीमाएं, ये IMP क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम पे, सीमाएं कूलाम के नियम की। तो कूलाम के नियम की सीमाएं पहला देखते हैं कि हमने क्या देखा था कि जो आवेश हम ले रहे थे Q1 और 2, ये आवेश जो ले रहे थे ये केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब हमने देखा था कि यह केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, ये गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेश के लिए नहीं है। तो इस तरह से ये कूलाम के नियम की सीमाएं हो गई। अब दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में करेंगे। तो यदि आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।